नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य, जो कक्षा 10वीं के सिलेबस में भी है, 9वीं 10वीं के सिलेबस में भी है और टेट, सुपर टेट और सी टेट वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं वाक्य की। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य क्या है और उसके बाद उसके भेदों को देखेंगे हम। वाक्य क्या है? तो सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब हम लोग परिभाषा पर आते हैं, देखते हैं। एक सामान्य सी परिभाषा है, सार्थक शब्दों का जो समूह होता है, व्यवस्थित क्रम होता है, वह वाक्य कहलाता है। तो नीचे देखिए लिखा हुआ है वाक्य की परिभाषा, शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता हो, वह वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए दो शब्द दिया है, सार्थक और व्यवस्थित। क्या मतलब है सार्थक का और व्यवस्थित का? तो सार्थक मतलब जो अर्थवान हो, जैसे क प त न कह दिए तो क्या वह उसका कोई अर्थ हुआ? नहीं, अर्थहीन हो गया। तो ऐसे अर्थहीन शब्दों को नहीं लेना है। सार्थक जैसे राम श्याम, चलता है, खाता है, पीता है, ये क्या है? सार्थक शब्द है ना। और व्यवस्थित समूह, जैसे अगर हम कहें कि राम आम खाता है, यह एक वाक्य हो गया सार्थक। हम कह दिए आम राम खाता है ना, तो अब देखिए अर्थ कितना चेंज हो गया। राम आम खा रहा है तो राम आम को खा रहा है, लेकिन आम राम खा रहा है मतलब आम राम को खा रहा है ना। तो थोड़ा सा ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द हों वाक्य में सार्थक हों और व्यवस्थित हों। तो शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से, जो हम कहना चाहते हो, उसका आशय पूर्णतः प्रकट कर सके, वही सेंटेंस क्या कहलाएगा, वही समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे गौरव पत्र लिखता है। अब देखिए यहाँ पर गौरव शब्द भी सार्थक है, पत्र शब्द भी सार्थक है, लिखता शब्द भी सार्थक है और है भी सार्थक है, और यह व्यवस्थित भी है। यह जो सीक्वेंस है इनका, यह सही है। शब्दों का यह समूह अपेक्षित अर्थ प्रदान कर रहा है, अतः यह वाक्य है। कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य किसी वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जिस व्यक्ति के विषय में जो बात कही जा रही है वो विधेय कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम फल खा रहा है, तो राम फल खा रहा है तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, और फल खा रहा है ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिजली चमचम कर रही है, तो बिजली यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा, और चमचमक रही है, चमचम चमक रही है, यह क्या हो जाएगा? यह उसका विधेय हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा, और शतरंज खेल रहे हैं यह क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। उद्देश्य विधेय आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वाक्य के कितने भेद हैं। तो वाक्य के दो भेद हैं, उसे दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अभी हम इस वीडियो में रचना के आधार पर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जैसा अपने नाम से ही विदित है कि सरल है, और इसको समझना भी सरल है। तो सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम जा रहा है, मोहन खा रहा है, सीता पढ़ रही है, मोहन विद्यालय जा रहा है, छात्र स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। इसमें क्या है कि मोहन स्कूल जा रहा है या विद्यालय जा रहा है, मोहन एक कर्ता है और क्रिया भी एक ही है, विद्यालय जा रहा है, जा रहा है, यह जा रहा है एक ही क्रिया है, इसीलिए यहाँ पर सरल वाक्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चिड़िया उड़ती है एक ही क्रिया है, सरल वाक्य हो गया। पतंग उड़ा रहा है, यह क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया, एक ही क्रिया। गाय घास चरती है, यहाँ पर चरती है एक ही वाक्य हुआ, एक ही क्रिया हुई, तो इसलिए ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? ये तीनों ही सरल वाक्य के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी समानाधिकरण योजक जैसे और, एवं, तथा, या, व, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु आदि शब्दों से जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। कह रहे हैं कि जब दो वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों, वो संयोजक कैसा होना चाहिए? समानाधिकरण का होना चाहिए, तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कौन कौन से योजक होने चाहिए, और, एवं, तथा, या, वा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब क्या है? ये सब योजक शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल है, चंदन खेल कर आया और सो गया। मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहती हूँ। संयुक्त और मिश्र, यहाँ पर हमने तीन देखा ना, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो थोड़ा सा मैं अभी बता दे रही हूँ आपको। सरल तो सरल है, नाम से भी विदित है, और आप पढ़ेंगे भी तो आपको इजी ही लगेगा, क्योंकि उसमें एक क्रिया है, उसको पहचानना आसान है। संयुक्त और मिश्र में हमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर अगर चलेंगे कि जो सरल है, जो संयुक्त है, जैसे आप दाल या मटर और चने को दोनों को मिक्स कर दें तो दोनों को क्या करना, अलग करना आसान होता है। लेकिन अगर दूध और पानी को मिला दें तो उसे अलग करना कठिन होता है। तो दाल और चने का जो मिश्रण है वो कहलाता है संयुक्त वाक्य, और दूध और पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र वाक्य। मिश्र मतलब एकदम मिल गया है, उसको थोड़ा अलग करना कठिन है। एग्जाम्पल में हम आपको बताएंगे कि कैसे कठिन है। तो यहाँ पर देखिए, चंदन खेल कर आया और सो गया। हमने सरल वाक्य में क्या पढ़ा था? एक ही क्रिया होगी, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्रिया दो है। देखिए, आया, खेल कर आया, एक क्रिया हो गई, सो गया, यह दूसरी क्रिया हो गई। फिर मैंने उसे बहुत मनाया परंतु वह नहीं मानी। कम खाया करो अन्यथा मोटे हो जाओगे। दो दो क्रियाएं हैं, तो दो दो क्रियाएं होने की वजह से क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। और इसमें देखिए, वहाँ एक ही क्रिया थी, यहाँ दो क्रिया हो गई। उसके साथ ही कह रहे हैं कि यह इसमें योजक चिन्हों से जुड़ा हुआ है। जैसे और, पहले वाक्य में आप देखेंगे यह और, दूसरे वाले में देखेंगे परंतु, तीसरे वाले में देखेंगे अन्यथा। यह जो योजक चिन्ह है, यह मुख्य रूप से यह चिन्हित करते हैं कि यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है या इसमें संयुक्त वाक्य है। यह हम कैसे जानेंगे? योजक चिन्हों के माध्यम से हम एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे है मिश्र वाक्य। सरल और संयुक्त आपको समझ में आ गया, और संयुक्त भी बहुत इजी है, उसमें केवल योजक चिन्हों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो एक क्रिया नहीं होगी, दूसरी बात है कि उसमें योजक चिन्ह जुड़े होंगे। योजक चिन्ह आप थोड़ा स्मरण कर लीजिएगा, और, अथवा, या, अन्यथा, इस तरह के जो शब्द होंगे वो योजक चिन्ह, उसको आप याद रखेंगे तो आपको संयुक्त वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य किसी व्यधिकरण योजक से जुड़े हों तो क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। अब ये व्यधिकरण योजक कैसे होते हैं? जैसे यदि। अब अगर हम कहें यदि, तो आप कहेंगे यदि मैं आज विद्यालय जाता, तो आपके मन में प्रश्न उठेगा तो क्या होता? तो ऐसे शब्द जो बोलने के बाद नए एक सेंटेंस की परिकल्पना हो जाती है, एक मतलब अनुमान लग जाता है कि इसके आगे कुछ बोलने वाले हैं, है ना, मिश्र वाक्य में। तो देखिए, यदि, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, कि, आदि इत्यादि व्यधिकरण योजक चिन्हों से ये जुड़े होते हैं। कौन? मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक उस पर आश्रित वाक्य होता है। तो आगे देखेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि अधिक दौड़ोगे तो थक जाओगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए, पूछे हम कि यदि अधिक दौड़ोगे, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। जैसे हम उसमें कर सकते थे, आपने देखा होगा मिश्र वाले में, चंदन खेल कर आया। यहाँ पर देखिए, यह है ना, चंदन खेल कर आया। अगर आप इतना भी सेंटेंस कह देंगे कि चंदन खेल कर आया, तो कोई नहीं पूछेगा। कम खाया करो, अगर ऐसा कह दिए कि तुम कम खाया करो, तो इसमें कोई नहीं पूछेगा तो क्या होगा?
कम खाया करो, ऐसा किसी ने कहा कि कम खाया करो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे मिश्र वाक्य में, तो यदि अधिक दौड़ोगे तो, यद्यपि मैंने उसे बहुत मनाया, या हम आपसे कहें जैसा काम करोगे, तो आप कहेंगे तो क्या होगा? क्षितिज ने बताया कि, क्या बताया? तो जो मिश्र वाक्य होता है उन वाक्यों में आप ध्यान देंगे तो मिश्र वाक्य में जब हम पहला मुख्य वाक्य बोलते हैं तो जो उस पर आश्रित वाक्य होता है, जो पहला हम अभी बोल रहे हैं, यदि अधिक दौड़ोगे, या क्या हो गया? मुख्य वाक्य हो गया, तो थक जाओगे, यह उस पर आश्रित वाक्य है, मुख्य वाक्य पर आश्रित वाक्य है। तो अगर हम मुख्य वाक्य बोल रहे हैं तो हमें उसका आश्रित वाक्य भी बोलना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो अधूरा लगेगा हमें। मिश्र वाक्य में यही प्रॉब्लम है, हम बोले ना आपसे कि आप अलग नहीं कर सकते, संयुक्त वाक्य को आप अलग कर सकते हैं। जैसे पहले वाले हम लोग सेंटेंस में पढ़े थे संयुक्त वाक्य में कि वह दौड़कर आया, तो दौड़कर आया, उसने खाना खा लिया और सो गया। उसने खाना खा लिया यह अपने आप में भी पूर्ण है, और सो गया हमने उसके साथ एक योजक चिन्ह से उसको जोड़ दिया। लेकिन अगर हम कह दिए कि यदि वह खाना खाकर जाता तो उसे चक्कर नहीं आता, तो यदि हमने जोड़ दिया तो फिर हमें दूसरे जो उसके आश्रित उपवाक्य है उसको भी यहाँ जोड़ना जरूरी हो जाता है, उसके बिना यह अधूरा होता है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि यह देखने में आपको सरल जैसा, संयुक्त जैसा ही वाक्य लगेगा, लेकिन जो इसके योजक चिन्ह होंगे वह डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? व्यधिकरण योजक चिन्ह होगा, जिसमें आप यदि, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसलिए, अगर आप एक बोलते हैं तो दूसरे की अपेक्षा हो जाती है बोलने की। अब देखिए मिश्र वाक्य के भी भेद हैं। मिश्र वाक्य के दो भेद हैं, कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य हम बताया आपको क्या होता है, और आश्रित उपवाक्य, इसको और क्लियर करते हैं। प्रधान उपवाक्य किसी वाक्य में जो उपवाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता, अर्थात स्वतंत्र होता है एवं उसकी क्रिया मुख्य होती है, वह मुख्य उपवाक्य कहलाता है। जैसे मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, तो मोदी जी ने कहा, यह क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। उस पर आश्रित जो वाक्य है, उपवाक्य है, वो क्या है? जैसे मोदी जी ने कहा, यह प्रधान हो गया, तो अच्छे दिन आएंगे क्या हो गया? उस पर आश्रित है, तो यह हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। देखिए नीचे दिया है, किसी वाक्य में जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है वह क्या? स्वतंत्र नहीं होता, यह क्या होता है? किसी व्यधिकरण चिन्ह से जुड़ा होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे देखिए, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे क्या है? आश्रित उपवाक्य है। यह की जो व्यधिकरण है, व्यधिकरण योजक चिन्ह है, इससे जुड़ा है, और मुख्य वाक्य क्या है? मोदी जी ने कहा, इस पर आश्रित है अच्छे दिन आएंगे, तो मोदी जी ने कहा यह मुख्य वाक्य हो गया, और अच्छे दिन आएंगे यह आश्रित उपवाक्य हो गया। दो वाक्य इसमें हो गए, दो है, तो वैसे भी आप संयुक्त वाक्य भी कह सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कह सकते इसको संयुक्त वाक्य? मिश्र क्यों होंगे? क्योंकि की से जुड़ करके यह क्या हो गया? व्यधिकरण योजक चिन्ह जुड़ने की वजह से यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। आगे देखिए, आश्रित उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? मिश्र वाक्य के दो भेद, कौन कौन से? मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित के भी तीन भेद हो गए, कौन कौन से? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य की संज्ञा हो अथवा कर्म का काम करता हो, वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह की योजक से जुड़ा होता है। संज्ञा आप जानते ही हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के नाम, स्थान, जगह या फिर भाव इत्यादि को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यह जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है वह मुख्य उपवाक्य से जुड़ा होता है, लेकिन इसका व्यधिकरण जो योजक चिन्ह है वो क्या है? की है। जैसे रामदेव बाबा ने कहा कि प्रतिदिन योग करना चाहिए। अब मुख्य वाक्य क्या हो गया? रामदेव बाबा ने कहा। और आश्रित उपवाक्य क्या हो गया? उसके आश्रित रामदेव बाबा ने क्या कहा कि प्रतिदिन योग करना चाहिए, तो प्रतिदिन योग करना चाहिए यह क्या हो गया? आश्रित हो गया। और रामदेव बाबा ने कहा है, यह क्या हो गया? यह मुख्य वाक्य हो गया। तो रामदेव बाबा क्या है? यह संज्ञा है, इसीलिए संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया यह, कि वह प्रतिदिन योग करना चाहिए।
जो आश्रित उपवाक्य है प्रतिदिन योग करना चाहिए, वो किस पर आश्रित है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य पर। तो संज्ञा आश्रित क्या है? रामदेव बाबा। संज्ञा क्या है? रामदेव बाबा। आगे देखते हैं। इस उपवाक्य में प्रतिदिन योग करना चाहिए, यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि इस उपवाक्य में योजक से तो जुड़ा ही है, साथ ही प्रधान उपवाक्य रामदेव बाबा ने कहा। क्या कहा? इसका जवाब भी है, कर्म भी है, अतः यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? 3 हमने देखा, उसमें एक संज्ञा आधारित है, दूसरा क्या है? विशेषण आश्रित। अच्छा, ये वाली लाइन दोबारा आ गई है। विशेषण आश्रित उपवाक्य, किसी वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य हो वह दूसरे प्रधान उपवाक्य के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो तो वह विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। यह कैसे प्रारंभ होता है? जो, जिस, जिन आदि योजकों से जुड़ा होता है। जैसे देखिए नीचे एग्जाम्पल है, जो दुबला पतला लड़का है उसे कमजोर मत समझो। तो जो दुबला पतला लड़का है ये क्या है? मुख्य उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य क्या है? उसे कमजोर मत समझो सॉरी उसे कमजोर मत समझो। अब ये देखिए, आश्रित जो है उसे कमजोर मत समझो, यह इसमें क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बतला रहे हैं? जो दुबला पतला लड़का है उसकी विशेषता को बतला रहे हैं, इसीलिए यह विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जिस लड़के का पढ़ाई में मन नहीं लगता वह मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो यह किसकी विशेषता? दोस्त की विशेषता क्या है? कि जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वह मेरा दोस्त नहीं हो सकता। जिन लोगों ने मेहनत किया वे अवश्य सफल होंगे, यह किसकी विशेषता बतला रहे हैं? जो सफल होंगे, जो अवश्य सफल होंगे। कौन? जिन लोगों ने मेहनत किया है। तो यह किस पर आश्रित है? जो आश्रित उपवाक्य विशेषण आश्रित हो। तो विशेषण यहाँ पर क्या है? जिन लोगों ने मेहनत किया वे अवश्य सफल होंगे। तो मेहनत क्या है यहाँ पर? विशेषता, विशेषण है किसका? जो सफल हो रहे हैं उनकी विशेषता है कि वो मेहनत कर रहे हैं। और जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये भी क्या है? उस दोस्त की विशेषता है जो वैसे दोस्त मैंने नहीं हो सकते जो पढ़ाई में कमजोर हैं, जो पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता। कमजोर जो व्यक्ति है उसे कमजोर मत समझो। तो जो दुबला पतला है, मतलब किसकी विशेषता? कमजोर की विशेषता क्या है? कि वो दुबला पतला है लेकिन वो कमजोर नहीं है। आगे देखिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताता हो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इसका क्या जो व्यधिकरण योजक चिन्ह है वो क्या है? जब, जहाँ, जैसे, जितना योजक से आरंभ होता है। एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे इसको तो जो उसके योजक चिन्ह हैं उनको जरूर याद रखिए। आप कहीं भी, जैसे संज्ञा में क्या था? कि से हम आसानी से पहचान गए। जो, जिन, ये सब किस में आ गए आपके? इसके पहले हम लोग किस में पढ़े थे? विशेषण आश्रित। अब क्रिया विशेषण में क्या है? जब, जहाँ, जैसे, जितना, ये कौन से योजक चिन्ह किस में यूज होते हैं? तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बतलाता हो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे, जब घटा घिरने लगी तब मोर नाचने लगा। मुख्य उपवाक्य क्या है? जब घटा घिरने लगी। आश्रित उपवाक्य क्या है? तब मोर नाचने लगा। जब और तब, ये हम लोग पढ़े थे इसमें कि जो मिश्र वाक्य है उसका लक्षण ही है जब, तब, जहाँ, तहाँ, जैसे, तैसे, जब, तब, है ना? तो इसको ध्यान रखेंगे। तो जब घटा घिरने लगे मुख्य वाक्य है, तब मोर नाचने लगा, यह उस क्रिया की विशेषता क्या है? तब मोर नाचने लगा। कब नाचने लगा? जब घटा घिरने लगी। जहाँ बस रुकती है वहाँ बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान हारा लोग टीवी तोड़ने लगे। जैसे आ गया, और जैसे ही पाकिस्तान हारा वैसे ही लोग टीवी तोड़ने लगे। ठीक है, तो यह क्रिया की विशेषता है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है बच्चों, अगर आपको इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप इसको दोबारा एक बार पढ़ करके दोबारा वीडियो देख करके समझ सकते हैं। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।